हेलो एवरीवन। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। अब जैसा कि हम बार बार आपको हर क्लासेस में बताते हैं कि सुपर 30 बैच किस पर्पस से आया हुआ है, तो अब आप सब पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं अच्छे से। पता चले हम क्लासेस तो देते जा रहे हैं बट आप पढ़ ही नहीं रहे हो। अरे पढ़िए भाई, टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम बचा है, तो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के। इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। और दूसरी बात एक और चीज़ मिलेगा कि आपका प्रैक्टिस जो होगा ना वो अच्छे से हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको हेजिटेशन या फिर टिक करने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा होता क्या है ना कि हम पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं बट प्रैक्टिस ना करने की वजह से एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन अननेसेसरी गलत हो जाते हैं जो कि गलत होने नहीं चाहिए। तो वो क्यों होता है? वो लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। तो वो चीज़ें देखिए आपको नहीं करनी है जो बाकी के लोग करते हैं, आपको कुछ अलग करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इवोल्यूशन, मतलब उत्परिवर्तन। कि हम हमारी जो संरचना है या हमारा जो विकास हुआ है या हमारे पूर्वज थे, कैसे ये सब कुछ परिवर्तित हो के आज ये पूरी की पूरी सृष्टि इस तरह दिखाई दे रही है या हम ऐसे दिख रहे हैं। तो वो कैसे हुआ है? वो हुआ है इवोल्यूशनरी प्रोडक्शन से। ठीक है, उत्परिवर्तन से हुआ है। तो अब देखते हैं कि उत्परिवर्तन में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज, जैविक विकास को एक तौर पर परिभाषित किया गया है। क्या? जीन बहाव, उपार्जित गुणों की वंशागत, प्राकृतिक चयन या आनुवांशिक अपवाह। बताइए ऐसा क्या है जो कि जैविक विकास को परिभाषित करता है। जैविक विकास क्या है? मैंने यही बोला ना, जैविक विकास का मतलब क्या समझते हो आप? जीवों का विकास, मतलब जीव पहले कैसे थे फिर वो परिवर्तित होते 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 कैसे बने। अच्छा, हम सब जानते हैं कि हम हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे? हाँ, हमारे पूर्वज ऐप थे। तो क्या अभी भी हम उन्हीं के जैसे दिख रहे हैं? नहीं ना। तो चेंजेस हुए ना, इसीलिए तो हम यहाँ ऐसे दिख रहे हैं आपको। तो वो क्या है जो कि जैव विकास को परिभाषित करता है? जीन बहाव? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, क्योंकि ये आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। उपार्जित गुणों की वंशागति, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, जैसे कि जो हम अपने पेरेंट्स से पाते हैं गुण, उसको कहते हैं हम जैविक विकास। तो नहीं, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन को हम कहते हैं जैविक विकास। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक चयन क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक चयन वो चयन है जिसमें जीव क्या करता है? जीव खुद ही, मतलब प्राकृतिक रूप से ये डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है और क्या खराब है। जीवों का लक्षण प्राकृतिक रूप से डिसाइड होता है कि ये लक्षण अच्छे हैं तो ये आगे बढ़ने चाहिए और ये लक्षण अच्छे नहीं है तो फिर इसको यहीं फुल स्टॉप कर दो, कहते हैं ना। तो फिर अब क्या करें, इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें सी आंसर होगा। सी आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए कि प्राकृतिक चयन क्या है? जैविक विकास को परिभाषित करता है। ठीक है, हर जीव स्वतंत्र होता है अपने अच्छे गुणों को चयन करने के लिए, लेकिन वो होता कैसे है? नेचुरल प्रोसेस से होता है। वो हम आप नहीं करोगे, वो नेचुरली भगवान ने वो सब कुछ डिसाइड करके रखा है, तो उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक चयन। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द फंडामेंटल सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? जैविक विविधता की बात की जा रही है, मतलब कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात हो रही है। डाइवर्सिटी का मतलब आप क्या समझते हो? देखिए, हमारा जो ये पृथ्वी है ना, कई जोन में डिवाइड है, आप भी जानते हो। तो जो ये स्थल मंडल होता है, इसमें जो जीवों को, या फिर जो जल मंडल है, इसमें जीवों को कैसे कैटेगराइज किया गया है? वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? म्यूटेशन के अंतर्गत, कास्मिक विकास के अंतर्गत, वंशानुक्रम,
या किण्वन? बताइए। हाँ, ये विकास क्या है? कॉस्मिक विकास है। जब पृथ्वी बन रही थी तो उसमें एक उत्परिवर्तन हुआ, तो उसी को कहते हैं कॉस्मिक इवोल्यूशन। अब हेरिडिटी की बात करते हैं, वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम आप सब जानते हो कि माता पिता से बच्चों में जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनका ट्रांसफर होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। किण्वन क्या है? फर्मेंटेशन। मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया जब किसी चीज को सड़ा के कुछ अलग प्रोडक्ट पैदा करते हैं, जैसे कि सिरका बनना गन्ने के रस से, तो ये क्या है? ये फर्मेंटेशन है। या फिर आप लोग कभी देखे होंगे ना कि जब हम डोसे का बैटर रख देते हैं, मतलब एक रात के लिए रख दिया, तो वो अगले दिन क्या होता है? फर्मेंटेट हो जाता है, किण्वन हो जाता है उसमें। तभी आप देखते हैं ना वो बहुत सारा ऑक्सीडाइज रहता है और फुल के ऊपर तक आ जाता है। तो वो कैसे होता है? वो फर्मेंटेशन से होता है। तो अब बात करते हैं म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन। तो देखिए, उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जीवों का, उनके जो जीव होते हैं उनका उनके पूर्वज जैसा ना होके उसमें उन अचानक जो परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन का मतलब है कि अचानक होने वाले परिवर्तन जो कि पूर्वजों से अलग एक जीव की उत्पत्ति करता है। अचानक होने वाले उत्परिवर्तन क्या होते हैं? म्यूटेशन होते हैं। तो यही है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत, क्योंकि सभी जीव किसी न किसी कम विकसित या अधिक विकसित जीव से ही बना है। बट वो कैसे आज इस फॉर्म में है? तो वो अचानक होने वाले परिवर्तन की वजह से है। ठीक है, अचानक होने वाले परिवर्तन से वो एक नई प्रजाति में उत्पन्न हुआ, तो जिसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए, म्यूटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। The study of human evolution indicates that we all belong to the same species which evolved in। मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि विकसित हुई है। मतलब जो मनुष्य की प्रजाति है उसको कहाँ से विकसित माना जाता है? अफ्रीका से, अमेरिका से, मध्य एशिया या पश्चिम एशिया से? बताइए, इसका आंसर पता है क्या किसी को? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कहाँ से मनुष्य को विकसित माना गया है। तो देखिए, 3 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ था? 3 लाख वर्ष पूर्व जो जीव थे ना, उनको कहाँ की? अफ्रीका की देन माना जाता है। और ये कैसे पता चला? खुदाई में मिले जीवाश्मों से पता चला। किससे पता चला? जीवाश्मों से। जीवाश्मों से ये पता चला कि जो हमारे पूर्वज थे, मनुष्य के जो पूर्वज थे, उनका विकास कहाँ हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले जो जीवाश्म के रूप में मिला था ना, तो वो क्या मिला था? खोपड़ी मिली थी, मनुष्य की खोपड़ी मिली थी। और तभी से क्या माना जाता है कि अफ्रीका में ही मनुष्य सबसे पहले विकसित हुए थे। ठीक है, और अफ्रीका का टेम्परेचर आप भी जानते हैं गर्म होता है, तो वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति आसानी से होगी, क्योंकि गर्म माहौल में क्या होता है? सेल का जो ग्रोथ होता है वो तेजी से होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे स्पेस है जो कि भरना है, इसमें से कुछ एक। is a sequence of gradual changes in a primitive organism over million of years resulting in the formation of new species। लाखों वर्षों से जो आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। बताइए, इसमें से ऐसा क्या है जिसके परिवर्तन के बाद क्या होता है? नई प्रजाति का गठन होता है। तो एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, या फॉसिल, या इवोल्यूशन, उन्नति। अभी मैंने बताया था कि जीवाश्म क्या है? जब जीव ना मर जाते हैं और वो किसी मिट्टी विट्टी या पहाड़ चट्टान में दबे रहते हैं, फिर बाद में जब उनके अवशेष मिलते हैं ना, उसी को कहते हैं जीवाश्म। और जीवाश्म ईंधन भी बनाया जाता है, इसका प्रयोग, इससे फ्यूल भी बनाया जाता है। ठीक है,
और जो सेंधा नमक खाते हैं ना, वो भी चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म से ही मिलता है। ठीक। अब यहाँ पे हो रहा है कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन क्रमागत उन्नति। तो ये है जीवों में लगातार, जैसे मैंने बात की मनुष्य की, कि मनुष्य जो उनके पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर थे। तो बंदर के पास क्या था भाई, पूंछ था। तो क्या हमारे भी अभी पूंछ लटकी हुई है, दिख रही है आपको पूंछ? तो वो कैसे हटा, वो क्रमागत उन्नति से ही तो हटा। मतलब कि जब उसकी आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगी, तो फिर भगवान ने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ये लोग तो आराम से चल रहे हैं फिर रहे हैं। फिर क्या था, बंदर 4 पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे हमने 2 पैर पे आना शुरू किया। तो क्या हुआ, ये जो हमारा आगे वाला पैर था वो हाथ में कन्वर्ट हो गया, हमारी पूंछ धीरे धीरे कोक्काई स्केलेटन के रूप में बस बची हुई है। तो ये सब कैसे होता है, तो ये होता है आपका क्रमिक उन्नति की वजह से। इसी की वजह से लाखों वर्ष पहले जो पूर्वज थे, वो चेंज होते 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 एक नई टेक्नोलॉजी, जो कि हम और आप हैं, क्या डेवलप हो गई है। तो वो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी किस रूप में बाहर आई है, इवोल्यूशन या क्रमागति उन्नति के रूप में बाहर आई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच साइंटिस्ट प्रपोज थियरी ऑफ इवोल्यूशन, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक न्यूटन, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन। अच्छा, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? क्या खोजा था? पेंसिलिन खोजा था। क्या खोजा था? पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। पेंसिलिन खोजा था। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? सॉरी, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन जानते हो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स का थियरी दिया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ आप जानते ही हो। तो उन्होंने ये देखा था। फिर अरस्तु को क्या कहते हैं? अरस्तु ने जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, जंतु विज्ञान व पादप विज्ञान। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, जूलॉजी। अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन बचे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही तो दिया था द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये क्या कहता है, ये थियरी क्या कहती है? ये थियरी कहती है कि जो समस्त जीव है पृथ्वी पर, वो कैसे एक क्रमिक विकास के तौर पर बाहर आए हैं। उनमें प्रजनन की क्षमता बहुत अधिक होती है, और जब भी उनके जो बच्चे होते हैं वो एक नई ऊर्जा और एक नई तकनीक के साथ बाहर आते हैं। अच्छा, आपको पता है मनुष्य की जनरेशन को डिवाइड किया जाता है? हाँ, जैसे कि 2020 से लेके 2025 या 2026 तक की जनरेशन अलग होती है, फिर 2015 से 2020 की जनरेशन अलग होती है। तो आजकल जो जनरेशन चल रही है अल्फा बीटा ऐसे करके कुछ जनरेशन है। तो देखिए, ये जो बात कही थी ये चार्ल्स डार्विन ने ही कही थी। किसमें कही थी? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, कि क्रमिक विकास के रूप में क्या होता है, जीव अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। और इन्होंने ये थियरी दी थी, द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए स्पेस है, यहाँ पे भरना है कि कौन सी गैस थी। गैस वॉज नॉट प्रेजेंट इन इट्स फ्री स्टेट व्हेन लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। बताइए, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया या हाइड्रोजन, इसमें से कौन सी वो गैस है जो मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी? किसी को कोई आइडिया है कि वो कौन सी गैस थी? तो वो गैस थी ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन थी ना, वो कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं थी। ठीक है, ये इसको कौन उत्पन्न करता था? इसको जीव उत्पन्न करते थे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता था? इसको उत्पन्न करता था। और एक बात, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन,
ये कभी कभी क्या होते थे, ये जो समुद्र तल के नीचे अवशेष होते हैं ना, उससे अवशोषित हो जाते थे। अवशेष से क्या होते थे, अवशोषित हो जाते थे, जिससे कि इनकी मात्रा बहुत कम होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देखिए, ये साइनोबैक्टीरिया को भगवान ने भेजा कि जाओ, अब तुम्हारा काम क्या है, ऑक्सीजन देना, तभी तो मैं जीवन की उत्पत्ति करूंगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम कहाँ से होंगे, नहीं होंगे। तो ये आइडिया किसके दिमाग में आया, भगवान के दिमाग में आया। उन्होंने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया को भेजा, किसके अपघटन के लिए, ऑक्सीजन के अपघटन के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन हमारी लाइफ में आई और फिर हम आए। पहले ऑक्सीजन आई फिर हम आए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, ऑक्सीजन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। समरूप अंग है, आर होमोलोगस ऑर्गन, बताइए। लॉबस्टर टेल एंड वेल्स फ्लक क्या है, बैट विंग और वेल्स विंग, डॉग्स लेग या डॉल्फिन फ्लिपर, ह्यूमन हैंड और बुल्स लेग, बताइए। लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फॉल हैं, चमगादड़ का पंख या वेल के पंख, कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फ्लिपर, मानव हाथ और बैल के पैर। इसमें से समरूप अंग क्या है। अब यहाँ बात हो रही है समरूप, आप देख रहे हो ना, सम प्लस रूप। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर सम का मतलब आप भी जानते हो क्या होता है, समान, जो एक समान दिखे, मतलब रूप में, दिखने में, जो दिखने में समान हो उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। लेकिन इनकी जो ओरिजिन होती है वो अलग अलग होती है। ये पैदा तो कहीं और से होते हैं, लेकिन दिखने में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। और इनका काम जो होता है, इनका जो वर्क होता है, वो भी क्या होता है, सिमिलर ही होता है, ठीक है, ठीक है, सिमिलर होता है। तो इसीलिए इसमें से लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फॉल में क्या होगा, तो ए, लॉबस्टर की पूंछ होगी और वेल के फॉक होंगे, फॉक, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है इसका, ए, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ब्रेन, विजडम टूथ, अपेंडिक्स, ईयर मसल्स, बुद्धि के दांत, मस्तिष्क, अपेंडिक्स या कान की मांसपेशियां, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो अवशेषी अंग नहीं है। अब अवशेषी अंग क्या आ गया भाई, नई चीज, एक एक चीज आता रहता है ना बायो में, आप लोग भी थक जाते होगे नाम सुन सुन के, कि जब देखो कुछ नया टर्म्स, जब देखो कुछ नया टर्म्स। तो अवशेषी अंग पता है क्या होते हैं, जो हमारे पूर्वज थे उनकी बॉडी में जो डेवलप्ड और विकसित अंग थे, वो जब धीरे धीरे यूज होना बंद हो गए, जैसे कि मैंने बोला ना, बंदर की पूंछ, ठीक, या फिर हमारा जो अपेंडिक्स हो गया, या हमारे जो ये पीछे अक्ल की दांत आते हैं ना, बुद्धि के दांत, वो हुआ, या फिर जो हमारे कान की मांसपेशियां होती हैं। तो हुआ क्या, जब उनका यूज कम हुआ ना, तो वो धीरे 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 संकुचित होती गई, और एक छोटे यूजलेस पार्ट, यूजलेस, किसके, यूजलेस पार्ट के रूप में लाइफ में हमारे बची हुई हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका कि कोई यूज तो नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी में पड़े हुए हैं। तो क्या ब्रेन है यूजलेस, किसका किसका ब्रेन यूजलेस है, हाँ, काम करता है ब्रेन ना। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए, मस्तिष्क। ये क्या है, अवशेषी अंग नहीं है। हम काम करते हैं ना अपने ब्रेन से, तो ये कैसे अवशेषी अंग हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर तो आप दे सकते थे आराम से, बिल्कुल, ठीक है। बाकी जो ये तीनों हैं, ये क्या है आपके, ये तीनों अवशेषी अंग है, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हु फर्स्ट एक्सप्लेन्ड इवोल्यूशन, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। देखिए, जीव विकास, जब मैं बात कर रही हूँ जीव विकास की, जीव विकास की, तो कोई तो होगा जिसके दिमाग में ये आइडिया आया होगा, ये खुरापात आई होगी कि हम सब तो विकसित होते जा रहे हैं, तो क्या हम ऐसे ही पैदा हुए थे,
जब पृथ्वी की रचना बाहर हुई, इस तरह हुई जिगजैग मोशन या बिग बैंग करके ऐसे, फिर उसके बाद कई सारे प्रोसेस के थ्रू हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर जीवों का निर्माण हुआ। तो क्या हम ऐसे ही थे? नहीं। जब देखिए क्या हुआ, खुदाई में जब बहुत सारे अवशेष मिले, जिससे में पता चला कि हमारे जो स्केलेटन, बुद्धि, या ये कहते हैं ना, ये जो हमारी खोपड़ी थी काफी बड़ी बड़ी ऐसे चपटी सी थी, ठीक है, इस तरह से था। मैंने बहुत ही गंदा बनाया है फिगर, मुझे भी पता है। तो मतलब बहुत लंबा था ये, अटपटा सा लग रहा था, जैसे कि हम दिखते नहीं है, या हमारी अभी खोपड़ी जो है वो ऐसी नहीं है, या हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है। तो आखिर ये कैसे हो गया? किस प्रोसेस के थ्रू हम इतने चेंज हो गए? हम भी तो बंदर बने रह सकते थे, हम भी तो कपी बने रह सकते थे, तो हम क्यों इतने चेंज हो गए? तो ये दिमाग में किसके आया? न्यूटन के आया था? नहीं। आइंस्टीन के आया था? नहीं। डार्विन के आया था? नहीं। सबसे पहले किसके दिमाग में ये आया था? लेमार्क के दिमाग में आया था। इन्होंने सोचा कि ये जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। इन्होंने जिराफ को देखा, तो जो जिराफ थे उनकी गर्दन पहले क्या होती थी? छोटी छोटी होती थी। मान लीजिए ये जिराफ है, तो इसकी गर्दन छोटी छोटी होती थी, ठीक है। बहुत ही गंदा जिराफ बनाया है मैंने। फिर इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये ग्रो करते गए, जिराफ की टांगे भी बहुत लंबी होती चली गई, और साथ ही उनकी गर्दन भी बहुत लंबी होती चली गई, इतनी लंबी कि स्क्रीन पर ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, ठीक। तो अब ये कैसे हुआ कि जिराफ की गर्दन छोटी थी फिर लंबी हो गई? इनके दिमाग में ये चीजें आई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत था लैमार्कवाद। लैमार्कवाद। इनके इस सिद्धांत से ये पता चला कि जो लैमार्क ने ये सिद्धांत दिया, तो उसमें इन्होंने बताया कि जो जीव होते हैं ना, उनमें जिस अंगों का प्रयोग ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, अंगों के प्रयोग के आधार पर वो वापस से अपने पूर्वजों में आते हैं। अगर उसका उपयोग नहीं होता तो फिर वो अपने पूर्वजों में नहीं आते हैं। मतलब अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का इन्होंने सिद्धांत दिया, उपयोगिता व अनुपयोगिता। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो इंटरनल पावर होती है, सोल पावर, इंटरनल शक्ति को इन्होंने, इंटरनल पावर को इन्होंने प्रायोरिटी दी। इन्होंने कहा कि हर जीव के अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है जो डिसाइड करती है कि क्या आगे हमारे बच्चों में जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। इनके इस सिद्धांत को खंडित किया था डार्विन ने। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था कि जीव, हर जीव में प्राकृतिक चयन की क्षमता होती है, वो खुद ही प्राकृतिक चयन करते हैं। और साथ में इन्होंने, डार्विन ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई आंतरिक शक्ति नहीं होती है किसी भी जीव के अंदर। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि हर जीव में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। मीन्स कि वो रिप्रोडक्शन की उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो अपने बच्चों को आगे बहुत ही ज्यादा और अच्छी लाइफ दे सकते हैं, ठीक है। तो लेमार्क को किसने कट किया था? डार्विन ने किया था। और डार्विन का जो सिद्धांत आया था वो क्या था? डार्विनवाद। डार्विनवाद, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओपेरियंस थियरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? केमिकल इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या आर्टिफिशियल इवोल्यूशन? अच्छा, मैंने ये बोला ना कि मैं, देखिए, जब उत्परिवर्तन की बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि जीवन में उत्पत्ति किस चीज से हुई है ये तो सोचना था ना। तो ये किसने सोचा और क्यों? अब देखिए, जब इतनी खोजें हो रही हैं, इतनी खोजें हो रही हैं, तो ओपेरियन के दिमाग में आया कि सब तो बात हो रही है कि सेल आया, सब कुछ आया, लेकिन क्या ये वाकई सच है? ऐसा ही हुआ था क्या? एक जैविक विकास से ही हम आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं? तो उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं है।
जो मनुष्य है उसका विकास हुआ है रासायनिक मत भौतिक, ठीक है, रासायनिक भौतिकी से हुआ है, मतलब कि कार्बनिक पदार्थों से हमारा विकास हुआ है। किससे हुआ है? कार्बनिक पदार्थों से हमारा विकास हुआ है। और कार्बनिक पदार्थ क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। इसका मतलब कि सारी बातें वहीं आके खत्म हो गई कि हम कहाँ से आए हैं? कार्बनिक पदार्थों से आए हैं, ठीक है। तो इनके लेकिन इस सिद्धांत को बहुत एप्रिसिएट किया गया था कि सही बात है कि हमारी जो रचना हुई है वो कार्बनिक चीजों से हुई है। और बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ था? फिर हमारा निर्माण हुआ, चेंजेस हुए, सब कुछ हुआ, सेल आया, ठीक। तो रासायनिक इवोल्यूशन को इन्होंने खोजा था, उसका सिद्धांत दिया था, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि which of the following is necessary to maintain the population of a species and prevent its extinction। बताइए, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने व यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो एनिमल स्पीसीज है उनकी व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। श्वसन, यहाँ क्या बात हो रही है? संख्या की बात हो रही है, ये नोटिस करिएगा, संख्या को बनाए रखने और विलोपन को रोकने। अच्छा, आपको पता है ना कि जो हमारे जीव हैं बहुत सारे जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि अब कौवा भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तोता भी, गौरैया विलुप्ति हो रही है। तो वो क्यों विलुप्त होते हैं? उनकी संख्या, क्योंकि जब उनमें फर्टिलिटी पावर कम होती जाती है और वो अपने बच्चों को कम पैदा कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होते होते समाप्त हो जाती है। और यही कारण है कि जो डायनासोरस थे, जो डायनासोर थे या डायनासोरस, ये क्या हुए, धीरे धीरे विलुप्त हो गए। कैसे विलुप्त हो गए? क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन पावर था वो वीक हुआ, फिर उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनकी कमी होने लगी और फिर क्या हुआ, उनकी ही संख्या ही विलुप्त हो गई। तभी तो आज हम लोग सुख चैन से जिंदा हैं, हाँ, हंस खेल रहे, एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और होली में गुजिया भी बहुत खा रहे हैं। तो देखिए, श्वसन है क्या वो कारण? नहीं। प्रजनन है? तो हाँ, बिल्कुल प्रजनन है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है या जन्म देता है। वो क्यों करता है? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। वो क्यों करता है? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए और अपनी स्पीसीज को विलुप्त होने से बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, मनुष्य तो जानते हैं कि उनकी लिमिट होती है, बट जो मछलियां होती है ना, वो एक बार में लाखों लाखों अंडे देती हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा, ये श्वसन क्या है? श्वसन बहुत लोग कहते हैं सांस लेना, सांस लेना श्वसन है। भाई वो दौर दूसरा था जब सांस लेना श्वसन होता था, लेकिन बायो में श्वसन को सांस लेना नहीं कहते हैं। जब भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ना, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। और वो किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन और एनर्जी के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन, ठीक, श्वसन। और हम लोग सांस लेते हैं, अंदर जाता है, वो सब कुछ श्वसन का पार्ट है। बट मेन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है भोज्य पदार्थों का, उपापचय प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वही है पाचन, जिसमें खाने की चीजें पच जाती है पूरी तरह से, ठीक। प्रसार क्या है? प्रसार, अरे फैलना, ठीक है, प्रसार। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which recently discovered fossil is considered a key link in human evolution। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? लूसी, होमो नेलेडी, होमो सैपियंस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बताइए, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? यहाँ पे बात हो रहा है कि अभी जल्दी की बात हो रही है कि जल्द में ही
कौन सी ऐसी स्पीसीज है या जीवाश्म है जो कि मनुष्य के बिल्कुल पास में है। तो होमो सैपियंस तो आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज या मनुष्य को होमो सैपियंस कहा जाता है, तो ये तो कट कर देते हैं। अब बात करते हैं होमो नलेडी की। तो ये जो होमो नलेडी है ना, यही मानव विकास के बिल्कुल रिसेंटली में खोजी गई जीवाश्म है, जिससे ये पता चला कि जब ये होमो नलेडी दिखा हमें, तो ये पता चला उसको कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि इसकी उम्र क्या है या ये किसके पूर्वज हैं। तो ये कैसे समझ में आया कि ये मनुष्य के पूर्वज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, होमो नेलेडी। अच्छा, कार्बन डेटिंग का यूज क्यों होता है? किसी भी जीवाश्म जो भी प्राप्त होता है, चाहे वो पेड़ पौधों की उम्र हो या जीवाश्म हो, तो वो कितना पुराना है, उसकी उम्र कितनी होगी, ये सब पता कैसे चलता है, कार्बन डेटिंग से। ठीक है, ये एक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जो ये बताती है कि जीवों की उम्र कितनी है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। What is the process called in which organism adapt the create a better suited environment for survival and reproduction? जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नेचुरल सेलेक्शन, परिवर्तन, पुनः संयोजन या नॉन रैंडम मैटिंग? बताइए इसमें से क्या है जो कि जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि तथा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है? तो वो है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। जो प्रकृति होती है ना, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, जो प्रकृति होती है उसके पास इतनी अपार क्षमता होती है कि वो जीवों में यह सुनिश्चित करती है कि कौन सा पार्ट या कौन सा उसका जो इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, वह पार्ट जीवों में क्या करता है, एक सुधार करता है, चयन करता है। किसका चयन करता है? लक्षणों का, अच्छे लक्षणों का। ठीक है, किसका? अच्छे लक्षणों का। और वे अच्छे लक्षण कहाँ फिर जाते हैं? उनकी संतानों में। ठीक, तो ये कैसे होता है? ये प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। मीन्स कि भगवान ने, नेचर ने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो किसी को अथॉरिटी ही नहीं दिया, उसने सारी अथॉरिटी खुद रखी है कि तुम सोचते रहो भाई कि मैं यूज हो रहा हूँ तो बढ़ूंगा आगे, या यूज नहीं हो रहा हूँ तो बढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी स्ट्रांग लक्षण होते हैं, मजबूत लक्षण होते हैं, उनको चयन किया जाता है और अगली जनरेशन में उनको शिफ्ट किया जाता है। और ये प्रक्रिया कैसे होती है? डीएनए में परिवर्तन के थ्रू, डीएनए में परिवर्तन से। इसका मतलब जो प्राकृतिक चयन है वो किस पर निर्भर करता है? हमारे डीएनए में चेंज। ठीक, जो चेंज होगा उससे डिसाइड होगा कि हमारा जो पूर्वज है या हमारे जो बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल कैसा होगा, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी होगी। ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? डीएनए डिसाइड करता है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये प्राकृतिक चयन के थ्रू होता है। ठीक है, आप सब देख रहे होंगे कि जो जनरेशन हमारी आ रही है ना, वो काफी एक्टिव है। जो चीजें हमें समझ में नहीं आती उसमें वो निपुण हैं। और हम जो चीजें 10 या 11वीं क्लास में समझते थे, आज वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में समझ जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये चेंज है। आईक्यू लेवल इंक्रीज हो रहा है बच्चों का। इसका मतलब कि नेचर ये समझ गई है कि कौन सी चीज बच्चों को आगे और हेल्पफुल होगी उनके स्ट्रॉन्ग जनरेशन के लिए, तो वो उस हिसाब से उनको सेलेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि द अर्ली होमिनॉइड्स क्लासिफाइड एज होमो सैपियंस वेयर। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे, क्या थे? अगस्टरलाइन, क्रोमैग्नन, निएंडरथल या प्रोकांसल? तो देखिए वो आंसर है क्रोमैग्नन। लुईस ने होमो सैपियंस को क्या कहा था?
होमो सैपियंस को कहा था कि क्रो-मैग्नन है ये। क्या है? सैपियंस को क्रो-मैग्नन कहा था। किसने कहा था? लुईस ने कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? क्रो-मैग्नन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमियोनाइड्स थे, तो वो क्या थे? क्रो-मैग्नन थे। ठीक है, और इसको किसने कहा था? लुईस ने कहा था। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो चलिए आपकी जान बची आज। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें देखिए आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो या जो लगा हो कि कुछ तो है या कुछ पूछना है, आपके मन में कुछ भी उथल पुथल हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।